चलिए, उपसंयोजक यौगिक या उपसंयोजी रसायन, जिसको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंतर्गत लेक्चर नंबर 5। तो बच्चों, अभी तक बेटा जो चीज पढ़े हो अभी वो काफी आसान रहा है। हाँ भाई, इसके पीछे दो ही चीज है आसान बनाने के लिए, आप जानते हो इस चीज को मैं अक्सर बोलता हूं। एक कि आप मेरे साथ रेगुलर चल रहे हो, और दूसरा आप जो चीज पढ़ाया जाता है उस पर प्रैक्टिस कर रहे हो। काफी आसान है। हम आज देखेंगे संकुल का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो संकुल के स्थायित्व को कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से हम बता सकते हैं कि कौन सा यौगिक स्थायी है, कौन सा यौगिक अधिक स्थायी है, कौन कम स्थायी है। जैसे अगर मैं बात करता हूं यहां पे कि Fe6 4- तथा FeCN6 3- में कौन अधिक स्थायी है, कौन अधिक स्टेबल है, यानी इसके प्रकृति में रहने की ज्यादा संभावना है, इसकी अधिक रहने की संभावना है, इस बारे में बात करते हैं। तो ऐसा कौन कौन सा कारक है जो इन बातों को प्रभावित करता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान टॉपिक भी है ये। इसके बाद बहुत जरूरी पार्ट बच जाएगा, वो है वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और सीएफटी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि उपसंयोजी यौगिकों का संरचनाएं क्या होती हैं और उनसे संबंधित भी प्रश्न आते हैं। बता दूं, जितने भी टॉपिक आपको बताया जा रहा है सारे टॉपिक आते हैं एग्जाम में आपके, और अच्छे से आपको पढ़ना है। तो चलिए, बात समझना है कि भाई इनमें से कौन अधिक स्थायी है, ऐसा कौन सा चीज है जिसको हम जाने तो इसके स्थायित्व को बता पाएंगे। तो हम इन्हीं के बारे में बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि संकुलों के स्थायित्व को प्रभावित कौन कौन सी चीजें करती हैं, इनके बारे में बात करता हूं। देखो बेटा, एक संकुल में होता क्या है? एक संकुल में होता है केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड होते हैं। ये दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करने के लिए। तीसरी बात है, अगर संकुल किस में घुला हुआ है, ध्रुवीय विलायक में है कि अध्रुवीय विलायक में है, यह भी मायने रखता है। फिलहाल धातु की प्रकृति और लिगेंड की प्रकृति, और तीसरा होगा कि माध्यम या विलायक की प्रकृति। ये तीन बातें प्रभावित करती। मैंने क्या क्या कहा आप भूल गए होंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि संकुलों के स्थायित्व को निम्नलिखित कारक जो है प्रभावित करते हैं। तीन कारक होते हैं इनके प्रभावित करने वाले। पहले कारक है धातु आयन की प्रकृति, यानी धातु आयन की ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, यहां पर हम तीन अलग अलग स्टेप में बात करेंगे। धातु आयन की प्रकृति, धातु आयन के कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो प्रभावित करेंगे संकुल के स्थायित्व को, इनमें बात करेंगे हम लोग, इसके डिटेल में जाएंगे। दूसरा है लिगेंड, लिगेंड भी प्रभावित करता है, तो लिगेंड की ऐसी कौन कौन से फैक्टर है जो प्रभावित करते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। और तीसरा है विलायक या माध्यम की प्रकृति। तो तीन चीजें हैं, धातु, लिगेंड और विलायक। ये तीन चीजें प्रभावित करती हैं किसी संकुल की स्थायित्व को। आप इसे नोट करते जाइए मेरे साथ। तो आप ये तो जानते हैं ना, एक कॉम्प्लेक्स है मेरे पास, तो ये कॉम्प्लेक्स हुआ। इस कॉम्प्लेक्स में है ये केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम, या सेंट्रल मेटल आयन। उसके बाद होता है लिगेंड। दो यौगिकों के बीच में हम किन किन चीजों में अंतर देख सकते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो धातु आयन और लिगेंड मुख्य तौर पे इन्हीं को देखा जाएगा। और माध्यम की प्रकृति जो है, अलग अलग माध्यम में उसको घोला गया है, तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स है तो किस में घोला गया है इस पर भी डिपेंड करता है, किस में उसे विलय किया गया है इस पर डिपेंड करता है। तो फिलहाल हमने तीन बातें समझा है, और इन तीनों के लिए हम एक प्रश्न की तरफ गौर करें तो हमारे इसमें जवाब मिलेगा कि कौन अधिक स्थायी है, कौन कम स्थायी है, और कौन से फैक्टर जो है एक दूसरे को प्रभावित करेगा, इस पे बात करता हूं। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूं, देखिए प्रश्न देखिए।
कॉपी में नोट कर लो, मैं बोल रहा हूं। तो बताना है, स्थायित्व का क्रम लिखना है। तो प्रश्न यह है, निम्न लिखित संकुलों में अधिक स्थायी संकुल को पहचानिए। संकुल इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, को पहचानिए। चलिए, इसमें मैं पहला ले लेता हूं। इसमें आपको पहचानना है, लेकिन इतना आसान, बहुत आसान है। ऐसे कौन से फैक्टर है जिसके आधार पर हम उसे पहचान सकते हैं, इनके पूरी डिटेल बताऊंगा, लेकिन प्रश्न किस तरह से आएंगे वो जरा देख लीजिएगा। देखिए, K4 FeCN6 और K3 FeCN6, यहां पर देखना होगा कि भाई इसमें कौन सा, इनमें से कौन सा फैक्टर है जो प्रभावित करेगा, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो अलग है। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो अलग है, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो प्रभावित करेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा आपको इसका आंसर। दूसरा है FeNH3 6Cl3 और FeEN thrice Cl3। देखो बेटा, इन दोनों दो क्वेश्चन हमारे पास। एक क्वेश्चन ये है, इन दोनों में से कौन अधिक स्थायी है पहचानना है, और इनमें से ये दोनों में से कौन अधिक स्थायी है ये पहचानना है। सवाल यहीं पर आकर रुक जाएगा। एक प्रश्न और लगा देता हूं, ये प्रश्न नोट करके रखिएगा। जब मैं पूरी बातों को समझा दूंगा तो ये प्रश्न आपके पास ला करके आपको एकदम समझा दूंगा। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न मैं और दे देता हूं, फिर हम सीखने वाले हैं कि इनमें कौन अधिक स्थायी है। इसी तरह से प्रश्न दे रहा हूं मैं आपको, CrNH3 6Cl3 और CONH3 NH3 6Cl3। बेटा, इसमें क्या है जो एक दूसरे में अंतर है, इसे पहचानिए। आपको देखने को क्या मिला, यहां पर K4 है, इसमें K3 है। इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा यह भी देखना है। केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड में क्या अंतर है ये चेक करना है। इसमें भी ऐसे ही चेक करो, इसमें भी ऐसे ही चेक करो। तो इस जगह पर आप देख रहे हो केंद्रीय धातु परमाणु पर फर्क है। इसमें ये आयन, ये आयन। दूसरी बात है, इसके केंद्रीय धातु परमाणु सेम है। कैसे इसमें अलग है? आयरन आयरन है, परंतु इसके आयरन पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, जबकि इस पर ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। और इसमें अंतर लिगेंड का है, इसमें NH3 लिगेंड है, जबकि इसमें EN लिगेंड है। लिगेंड में अंतर है। इसमें क्या है देखो, इसमें क्रोमियम है, केंद्रीय धातु परमाणु, जबकि इसमें कोबाल्ट है। तो इसमें सेंट्रल मेटल एटम, इसमें भी सेंट्रल मेटल एटम यानी कि मेटल यानी धातु में अंतर के कारण है भिन्नता। इसमें लिगेंड में अंतर है, इस कारण से है, और इसमें भी धातु में अंतर है, इस वजह से है।
तो क्या धातु, देखिए हमने 3 पॉइंट्स लिखा था, धातु आयन की प्रकृति में अंतर होने की वजह से, तो धातु आयन के इसमें आवेश में अंतर है इस वजह से है। तो कौन सा वाला जिसका आवेश अधिक होगा वो वाला ज्यादा स्थायी होगा कि कम वाला ज्यादा स्थायी होगा, ये पूरा लाइन में आपको लिखने वाला हूं। दूसरा, लिगेंड है तो कैसा लिगेंड अधिक स्थायी होगा। जब धातु है केंद्रीय धातु परमाणु, तो कैसा केंद्रीय धातु परमाणु ज्यादा स्थायित्व देगा उस संकुल को। इनके बारे में बात करते हैं, फिर मैं इसको डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा एक एक करके। सबसे पहली बात तो यह समझना है कि धातु आयन की प्रकृति, धातु के आधार पर क्या उसके स्थायित्व को हम बता सकते हैं कि कौन अधिक स्थायी है कौन कम स्थायी है। तो धातु आयन की कौन सी प्रकृति है जो प्रभावित करती है। ध्यान देना, 3 चीजें हैं धातु आयन की। एक है उसका आकार, दूसरा है आवेश और तीसरा है आयनन विभव या आयनिक विभव। ये 3 चीजें हैं जो प्रभावित करती हैं उसके स्थायित्व को। आकार, जिस मैंने कहा आकार, आवेश और मैंने कहा आयनिक विभव। आकार धातु आयन का जितना छोटा होगा वह संकुल उतना ही अधिक स्थायी होगा। आवेश जितना अधिक होगा वह संकुल उतना ही अधिक स्थायी होगा। आयनिक विभव जितना अधिक होगा वह संकुल उतना ही स्थायी होगा। हम इस तरह से कह सकते हैं यहां पे। स्थायित्व धातु आयन की त्रिज्या, यानी धातु आयन जितना बड़ा होगा स्थायित्व उतना ही कम होगा। बड़ा होगा कम होगा, छोटा होगा अधिक स्थायी होगा। आवेश स्थायित्व, आवेश जितना अधिक होगा उतना ही अधिक स्थायी होगा। आयनिक विभव जितना अधिक होगा स्थायित्व उतना अधिक होगा। चलिए हम इन 3 चीजों को याद रखेंगे। आकार छोटा, आवेश अधिक, आयनिक विभव अधिक, तब स्थायी अधिक होगा। ये 3 बातें पकड़ लें। हम पिछले वाले क्वेश्चंस को देखें ध्यान से, जो धातु पर धातु आयन की प्रकृति पर निर्भर करती है। ये 2 क्वेश्चंस थे हमारे पास। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं आगे। हमने प्रश्न दिया था ये, देखो बेटा, ये धातु आयन से संबंधित है, ये धातु आयन और इस धातु आयन। ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या आता है +2 और इसमें ऑक्सीकरण संख्या आता है +3। मैंने क्या बताया था अभी आपको याद है? क्या बताया था? स्थायित्व समानुपाती आवेश। इसका सीधा सा अर्थ निकलता है कि ये अधिक स्थायी है, सॉरी, जिसमें ऑक्सीकरण आवेश अधिक है, आवेश इसका अधिक है, ये अधिक स्थायी, ये वाला अधिक स्थायी है इनकी तुलना में। क्लियर हो गया? मतलब आपने फैक्टर याद किए तो सब कुछ क्लियर है आपके लिए। यहां पर फैक्टर क्लियर करता है कि जिसमें आवेश अधिक है, तो फिर ऑक्सीकरण संख्या निकालना तो मैं आपको सिखा चुका हूं। अगर नहीं भी आ रहा होगा तो लास्ट तक मैं सिखा दूंगा, टेंशन मत लो आज, ठीक है? तो अभी मत हड़बड़ाओ। तो यहां पर इन दोनों में देखो, इसमें धनावेश 2 है, इसमें धनावेश 3 है, तो जिसका अधिक होगा, चूंकि धातु दोनों सेम है, सेम धातु है, बस आवेश में अंतर है, तो आवेश जिसका अधिक होगा वो अधिक स्थायी होगा। ये धातु आयन से। ये लिगेंड के कारण है, तो लिगेंड के बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो यहां पर जाने की जरूरत नहीं है हमको। अब कहां पे चलें? फिर धातु पर। यह धातु वाला है, ये 2 धातुएं हैं, इसमें देखो लिगेंड सेम है, आयन सेम है, ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम होगा। चल, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 है और इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी +3 है, लेकिन यह है क्रोमियम +3 और इस जगह पर है ये कोबाल्ट +3। यहां पर 2 अलग अलग धातुएं हैं और आप ये सोचो कि इन धातुओं में
छोटा कौन है, बड़ा कौन है? अब आप इस बात को जानते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु आकार घटता है। इसके कई फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर तो यही है कि नाभिक की आवेश बढ़ते जाता है, कोश की संख्या बराबर है। ये कारण होते हैं। तो चलिए हम यहां पर देखते हैं, ये कहां पे है। देखो, देखिए ये क्रोमियम परमाणु क्रमांक 24, ये 25, ये 26, ये 27। तो इसमें यहां से यहां तक जाओगे तो परमाणु का आकार धीरे धीरे घटते जाता है। चूंकि दोनों में आवेश बराबर है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के कम होने की वजह से जितना आकार कम होगा वो दोनों में बराबर रूप से कम होगा। लेकिन आप जानते हो नॉर्मली भी इस तरफ जाते हैं तो इसका आकार कम होते जाता है, छोटा होते जाता है। इस तरह से कोबाल्ट छोटा है, तो ये कोबाल्ट Cr+3 से इसका आकार या परमाणु त्रिज्या छोटा होते जा रहा है, और यहां पर मैं बोलूंगा आयनिक त्रिज्या इस तरफ आने पर कोबाल्ट का छोटा होगा। तो यहां पर पूरा लिख दूं, आयनिक त्रिज्या रेडियस R तो छोटा है, तो ये आयनिक त्रिज्या इसका छोटा है। आयन की त्रिज्या जितना छोटा होगा, तो हमने पढ़ा था स्थायित्व के लिए भी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? स्थायित्व। यहां पे लिख देता हूं, धातु आयन की त्रिज्या को मैं लिखता हूं R से दर्शा रहा हूं, तो स्थायित्व बराबर क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती R। तो R जितना छोटा होगा स्थायित्व उतना ही अधिक होगा, उल्टा व्युत्क्रमानुपाती। तो ये छोटा है, तो जो छोटा है वो अधिक स्थायी है, तो ये छोटा है तो इस तरह से स्थायी अधिक होगा, ये वाला संकुल। तो हम इस दो प्रश्न का तो जवाब दे दिए, लेकिन तीसरे प्रश्न में अंतर किस चीज का? लिगेंड की वजह से है। तो लिगेंड के आधार नहीं मान सकते अभी फिलहाल, लिगेंड के लिए हमारे पास अभी कोई जानकारी नहीं है। अब लिगेंड की प्रकृति, तो हमने समझ लिया धातु आयन की प्रकृति तीन चीजें निर्धारित करती है। धातु की त्रिज्या, दूसरा आवेश अधिक होगा तो अधिक स्थायी होगा, और तीसरा आयनिक त्रिज्या, आयनन विभव अधिक होगा तो स्थायित्व अधिक होगा। अब बात करेंगे, ये सारी बातें हमने कर चुका है, तो चलिए अब ये तो हो गया। अब बात करते हैं लिगेंडों की प्रकृति। लिगेंडों की प्रकृति में भी यही तीन बातों का समावेश है, इनमें भी तीन बातों का समावेश है। चलिए ठीक है बच्चों, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए बस, और कुछ नहीं। देखो भाई, मैंने जब पूरी ईमानदारी से चैप्टर पढ़ाने का है, और आप भी पूरी ईमानदारी से पढ़िएगा। आप देखना आपके क्लास में आप बेहतर कर रहे होंगे, और भी दूसरे बच्चे होंगे जो इधर उधर से भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन आपका मैं बता दूं, आप 100% रियल में आप सीख के जाएंगे। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको सिखाऊं अच्छे से। ठीक है, चलिए फिलहाल बात करते हैं। हाँ, प्रश्न भी बताऊंगा, परेशान मत होइए, प्रश्न भी बताऊंगा, लास्ट में कुछ एमसीक्यूज बताऊंगा, फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दूंगा आने वाले टाइम पे। जब ये चैप्टर खत्म होगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए, लिगेंडों की प्रकृति, ऐसी कौन कौन सी प्रकृति है? यहां पर भी आकार मायने रखता है, क्षारकता मायने रखती है, और किलेट प्रभाव मायने रखता है। तो तीन चीजें होती हैं। पहला, लिगेंडों का आकार छोटा होगा और आवेश अधिक होगा तो संकुल अधिक स्थायी होगा। तो यहां पर दो चीजें बताया मैंने, स्थायित्व समानुपाती, आकार में बोलूं तो व्युत्क्रमानुपाती त्रिज्या छोटा होना, और समानुपाती आवेश, यानी लिगेंड का आवेश जितना अधिक होगा वो उसका संकुल उतना अधिक स्थायी होगा, लिगेंड जितना छोटा होगा उतना ही अधिक स्थायी होगा।
दूसरा है क्षारकता, यानी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की क्षमता। क्षारकता, क्षारकता क्या होता है बताता हूं आपको। पहली बात तो क्षारकता संबंधित बातें हैं कि इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता, ये क्या होता है क्षारकता, मैं यहां पर लिख दूं। क्षारकता होगा इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की क्षमता। अब लिगेंड किसको बोलते हैं बेटा, जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। जो लिगेंड आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता हो, जो लिगेंड अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता हो, उसका संकुल अधिक स्थायी होगा। धातु आयन प्रभावित कर रहा था, धातु आयन में अंतर होने से। अब लिगेंड प्रभावित करेगा, लिगेंड अगर अलग अलग टाइप का है तो लिगेंडों को पहचानना होगा। लिगेंडों के लिए जब नामकरण पढ़ा रहा था, इसीलिए हम नामकरण को आपको पहले पढ़ाते हैं। लिगेंडों को हम जब पढ़ाते हैं तो उस टाइम उस लिगेंड का पूरी जानकारी रखना चाहिए। आप लोगों को जितना हो सके लिगेंड याद रखने की कोशिश करें। कुछ इंपॉर्टेंट लिगेंड का मैंने लिस्ट बताया था आपको। लिगेंड जितना अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा वह उतना ही अधिक स्थायी तो ग्रहण करेगा। दूसरी बात होगा, एक दंतुर लिगेंड की तुलना में बहुदंतुर लिगेंड अगर जुड़ा हुआ है तो वो अधिक स्थायी होगा। एक दंतुर लिगेंडों से बने चक्री संकुलों का स्थायित्व नहीं, यहां पर एक दंतुर शब्द नहीं होगा, बहुदंतुर शब्द होगा। बहुदंतुर लिगेंडों से बने चक्रीय संकुलों का स्थायित्व अधिक होगा। बहुदंतुर लिगेंड जुड़ा होगा यानी ऐसा लिगेंड जिसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की क्षमता है और केंद्रीय धातु परमाणु से वो जुड़ा है, तो एक चक्र बन जाता है। तो चक्रीय संकुलों का स्थायित्व अधिक होगा। इसे हम किलेटिंग प्रभाव कहते हैं, किलेट प्रभाव कहते हैं। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की क्षमता अधिक होना, जितना वो इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है। इलेक्ट्रॉन युग्म कौन अधिक दान कर सकता है आसानी से, जिसमें माइनस चार्ज अधिक हो, इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक आसानी से दान कर सकता है, तो वो ज्यादा स्थायित्व ग्रहण करेगा। फिलहाल हमें यहां पर समझ में आता है कि अगर वो चक्रीय यौगिक बनाता, केलेट बनाता, तो ज्यादा स्थायी होगा। अब मैंने जो क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन की तरफ चलता हूं और बताता हूं कि देखिए वो प्रश्न जो है मैंने पीछे लिखा था, मैं एक बार और दोबारा लिख देता हूं उस प्रश्न को इस तरफ पीछे, और ये समझा देता हूं आपको। इसमें बताना स्थायित्व अधिक कौन सा है, तो देखिए Cr NH3 6 Cl3 और CrEn thrice Cl3। इसमें दो यौगिक है मेरे पास, दोनों में अंतर किस चीज का ये चेक करें। अंतर है लिगेंड का। यह प्रश्न है आपका, अधिक स्थायी संकुल कौन सा है। ऐसे प्रश्न अगर आपके पास आएंगे तो क्या करना है। देखो फिलहाल इस प्रश्न में क्या अंतर है, लिगेंड का अंतर है केंद्रीय धातु परमाणु से में। पहला लिगेंड क्या है, पहला लिगेंड है NH3, ये एक दंतुर है। दूसरा लिगेंड है EN यानी कि एथिलीन डाइएमीन
एथिलीन डाइमीन। एथिलीन डाइमीन फॉर्मूला होगा NH2 इलेक्ट्रॉन युग्म यहां से दान करेगा, CH2 CH2 NH2, ये एथिलीन डाइमीन है। देखिए यहां से और यहां से दो जगह से इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा, ये द्विदंतुर है। बाइडेंटेड लिगेंड है। एक दंतुर की तुलना में बहुदंतुर लिगेंड अधिक स्थायी होता है। एक दंतुर की तुलना में बहुदंतुर वाला या अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने वाला लिगेंड अगर हो, जैसे कि यहां पर देखिए हो कि इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता जितनी अधिक है, तो इसमें अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की क्षमता बहुदंतुर है। तो इस कारण से ये इनके होने पर क्या होगा, बहुदंतुर वाले के लिए स्थायित्व तो बढ़ जाएगा संकुल का। तो इस संकुल की तुलना में ये संकुल अधिक स्थायी है। तो स्थायित्व मैं इसको ए बोल लूं और इसको बी बोलूं, तो फिलहाल यहीं पे लिख देता हूं। अर्थात आंसर आपका हो गया अधिक स्थायी। इस तुलना करते हैं ना एक दूसरे से, तो अधिक स्थायी कौन होगा, अधिक स्थायी है ये दोनों की तुलना में। तो CR, तो हम यहां पर डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, संकेत लगा देते हैं, या फिर यहां पर लिख देते हैं EN थ्राइस Cl3। ये अधिक स्थायी है, ये अधिक स्थायी है, B अधिक स्थायी है। तो इस तरह से कई प्रश्न आपके पास आ सकते हैं और कोई जरूरी नहीं है कि यही प्रश्न हो, अलग भी हो सकते हैं। तो स्थायित्व को पहचानने का एक तरीका है। तो बेटा आपने देखा कि धातु आयन किस प्रकार से प्रभावित करते हैं और लिगेंड किस प्रकार प्रभावित करते हैं। एक और चीज है कि हमने उसी संकुल को किसमें घोल के रखा है, विलायक कैसा है, विलायक पर भी निर्भर करता है। ऐसा विलायक जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कम होगा उसमें अधिक स्थायी होगा, यानी कि ध्रुवी विलायकों में कम स्थायी होता है, अध्रुवी विलायकों में अधिक स्थायी होता है। तो यहां रखिएगा, ऐसा विलायक जिसका डाइइलेक्ट्रिक स्थिरांक या द्विध्रुव स्थिरांक अधिक होता है, इसमें घुला होने पर स्थायित्व तो कम होगा। ये देखो, और कम होगा तो अधिक स्थायी होगा। ये वाला अधिक होगा तो कम स्थायी है, ये समझ सकते हो, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है तो वो वाला कम स्थायी होगा, और ये वाला डाइइलेक्ट्रिक स्थिरांक अधिक है, कम है, तो संकुल अधिक स्थायी होगा। तो ये थोड़ा सा उल्टा संबंध है। तो यहां पर लिख सकते हैं स्थायित्व विलायक का डाइइलेक्ट्रिक स्थिरांक। इसमें एक और बात पे ध्यान दीजिएगा, ये वही बात है कि एक प्रश्न ऐसा हो, प्रश्न K4FeCN6, कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं, 6 का जल तथा ईथर में से किसमें अधिक स्थायी होगा। देखो बेटा, कार्बनिक विलायकों का डाइइलेक्ट्रिक स्थिरांक कम होता है तो अधिक स्थायी ईथर में होगा, जल में कम स्थायी होगा। तो क्या बोलोगे, आंसर लिखोगे ईथर में अधिक स्थायी होगा।
क्योंकि जल का डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक अधिक होता है। तो जल का डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक अधिक होता है जबकि दूसरे का कम होता है। तो इस आधार पर जल में भी पूछा जाए कभी भी तो जल में कम स्थायी होगा संकुल। अब बेटा जी एक बात और बता दूं, आप लोग कुछ प्रश्नों का आंसर दें। इससे पहले मैं कुछ क्विज दूंगा, मैं आपको क्विज के बारे में बात करूंगा। तो क्विज क्या है, कुछ प्रश्न पूछूंगा, उसका जवाब देने की कोशिश करना, गलत हो या सही हो आप अलग बात है, पर जवाब देने की कोशिश करिएगा। पहला प्रश्न मैं आपके पास रख रहा हूं, ये इसका आंसर क्या होगा। क्या प्रश्न है? K3FeCN6 को कहते हैं। अब बताएंगे K3FeCN6 को आप क्या कहोगे। ए पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2, बी पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3, सी पोटेशियम फेरिसाइनाइड, डी हेक्सासाइनोफेरेट 3 पोटेशियम। IUPAC नेमिंग आपने पढ़ा है और इसका जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। चलिए कोशिश करिए बच्चों, और जिन बच्चों ने नामकरण का क्लास नहीं देखा था वो बिल्कुल एक बार देखो और एक बार प्रैक्टिस करो। देखो बेटा मेरा क्लास जो है दोनों तरह से आते हैं, मेरे क्लासेस रिकॉर्डेड भी है और मेरे क्लासेस लाइव में भी आते हैं, वो भी रिकॉर्ड हो जाती है। तो दोनों तरह का, यानी कि पुराना रिकॉर्डेड भी है, न्यू रिकॉर्डेड भी है। आपकी मर्जी पे आप पुराने रिकॉर्डेड से करो चाहे न्यू रिकॉर्डेड से करो, कोर्स सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जो चैप्टर है वो चैप्टर का पूरा कोर्स पहले भी रिकॉर्डेड है, तो आप जो देखना चाहें जो समझना चाहें आप कर सकते हैं। तो एक बार देखिए क्लासेस हमारी और सीखिए। चलिए जल्दी बताइए इसका क्या आंसर होगा। चलो बच्चों जल्दी करो, रतन जी जल्दी पोल करिएगा। हाँ जी हो गया है, ठीक। चलो चलो, तो इसका आंसर देते समय ये है, पहले नाम किसका होगा? पोटेशियम। तो इसकी संख्या बताने की जरूरत नहीं पड़ती, पोटेशियम। फिर इसके बाद ये देखिएगा केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड है, तो लिगेंड का नाम पहले लिखना है, तो नाम होगा हेक्सा साइनो, या साइनाइडो भी लिख सकते हो, साइनो शब्द ज्यादा चलता है, साइनो, हेक्सा साइनो। ये हो गया। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु अगर संकुल ऋणात्मक संकुल पर है तो सीधा सा मतलब है कि इसमें AT लगेगा, तो ये फेरम से हो गया फेरेट। फेरेट ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है इसमें +3, तो ये हो गया फेरेट 3। तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3, बी ऑप्शन राइट है जी। काफी बच्चों ने राइट करा है। बच्चे जिन बच्चों से गलत हो रहा है वो ध्यान दें कि आपने IUPAC नेमिंग पर प्रैक्टिस नहीं किया है या वो क्लास ही नहीं देखे हैं, तो एक बार देखिए और प्रैक्टिस करिए। अगर आप लोगों की डिमांड रही तो मुझे जरूर बताइए कि आप और भी सीखना चाहते हैं IUPAC नेमिंग, तो बिल्कुल सिखाऊंगा, लेकिन अभी कुछ टॉपिक बचे हुए हैं उनको पूरा कवर करने के बाद, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न और आपके पास आ रहा है, ये इसका आंसर क्या करोगे? COCl NO2 EN2Cl। अभी EN के बारे में मैंने नाम लिखा था, EN क्या है आपको बताया था। बेटा कभी भी जब IUPAC नेमिंग पूछा जाता है तो कभी भी ये मत सोचो कि इसका आंसर ये होगा क्या, ये होगा क्या, ये ऐसे मत सोचो। ABCD यानी कि चारों ऑप्शन को बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आप इनका नामकरण करिए, फिर जो आपने नाम लिखा है उनके साथ जो मैच कर रहा होगा उनके साथ मैच कराइए। ये होता है मैथमेटिक्स में भी, और यही तरीका फिजिक्स में भी, और यही होता है केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में, और यही होता है IUPAC के नेमिंग में। यानी ऑप्शन देख करके आप तय मत करिए कि इसका आंसर क्या होगा, आपको बना के देखना होगा, सॉल्व करके देखना होगा, तब जाकर आप सही कर पाएंगे। तो चलिए फिलहाल आप बताइए। हो गया? चलिए बच्चा मैं बताना चाहूंगा,
जब भी किसी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं तो उसके लिगेंडों का नाम लिखते हैं। लिगेंडों का नाम लिखते समय इस बात का भी ध्यान देते हैं कि उसका अल्फाबेट में नाम किसका पहले आएगा। यह है क्लोरो या क्लोराइडो। यहां पर क्लोरो शब्द उपयोग किया है कि क्लोराइडो, क्लोरो शब्द उपयोग किया गया। तो यह है क्लोरो, सी से नाम इसका स्टार्ट होगा। यह है नाइट्रो, एन से नाम स्टार्ट होगा। और यह एथिलीन है यानी ई से स्टार्ट होगा। तो अब बताइए ए बी सी डी में नाम किसका पहले आएगा। ए बी सी डी में नाम होगा यानी अल्फाबेट ऑर्डर में इसका पहले होगा, फिर ये पहले होगा, फिर इसका बाद में होगा, फिर इसका बाद में होगा, तीसरे नंबर पे इसका नाम होगा। तो नाम पहले हो गया। तो एथिलीन, एथिलीन डाइएमीन इसका नाम है। जिस संकुल के नाम में डाई ट्राई टेट्रा लगता है उसकी संख्या बताने के लिए डाई ट्राई टेट्रा का उपयोग नहीं करते हैं। उसके लिए 2 के लिए 20, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, 6 के लिए हेक्साकिस। तो इस तरह के शब्दों का उपयोग किया जाता है। तो इस नाम में देखिएगा एथिलीन डाइएमीन है। तो इसके नाम में एथिलीन डाइएमीन है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये 2 की संख्या में है, तो इसकी संख्या बताने के लिए इसके पहले 20 लगाने पड़ेंगे। तो पहला नाम क्लोरो होगा, एक ही बार है क्लोरो, सब में क्लोरो है, तो ये वाला तो नहीं हो सकता, फिर गड़बड़ हो गया। तो डी तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है। फिर आता है नाम इनका, तो इसका नाम हो जाएगा बिस एथिलीन डाइएमीन। और इसको एथिलीन डाइएमीन को अगर आप चाहें तो ब्रैकेट ले सकते हैं, एथिलीन डाइएमाइन, ये नाम होगा। फिर इसके बाद नाम होगा नाइट्रो, एक ही बार है नाइट्रो। फिर इसके बाद हम नाम लिखेंगे कोबाल्ट का। ऑक्सीडेशन नंबर अगर देखें तो इसका -1, इसका -1, इसका -1, सब मिलाकर के -3 है, तो ये +3 होगा। तो कोबाल्टेट नहीं होगा, कोबाल्ट होगा। कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर 3 और लास्ट में क्लोराइड। इन सब के साथ मैच करना चाहिए। क्लोरोबिस, क्लोरो नाइट्रो लिखा है, क्लोरो नाइट्रो लिखा है, तो ये दोनों गलत हो गया। क्लोरोबिस, यस। एथिलीन डाइएमीन नाइट्रो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, यस। सी ऑप्शन इसका राइट है, एकदम साफ साफ नजर आ रहा है। तो आप जब तक सॉल्व नहीं करोगे ना, आप सही आंसर नहीं दे पाओगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या आंसर होगा, क्या क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा संकुल में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था 0 है। इसमें ऑक्सीकरण संख्या कौन सा संकुल का 0, संकुल में धातु की ऑक्सीकरण संख्या बोला है, धातु की ऑक्सीकरण संख्या 0 है। केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो बेटा इसमें ऐसे प्रश्न और कुछ इंपॉर्टेंट हम थ्योरेटिकल प्रश्नों की तरफ भी जाएंगे और इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे अगली क्लास में, लेकिन आज इसका आंसर दे दो। तो भाई अपने दोस्तों को जरूर बताना। जो ये 4 लेक्चर हुए हैं, 5, 6, 7 लेक्चर होंगे, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगले चैप्टर में चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारा। फिलहाल देखें क्या होगा बेटा। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ रहा है, इसमें 0 आएगा, इसमें +3 आ रहा है, इसमें +2 आ रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ, ये बी ऑप्शन राइट हुआ। इस प्रकार से आज जो पढ़ाया गया है उन पे आप मेहनत करें, बहुत अच्छे से करें, और फिर शुरू से अंत तक का एक वन शॉट जरूर देखेंगे आपके लिए। तो कुछ दिनों में देखेंगे, जब चैप्टर खत्म हो जाए तो एक बार 1 शॉट जरूर कराएंगे, जिससे आपकी क्या होगी, पढ़ाई और अच्छी हो जाए, ताकि उस चैप्टर को आप कर सकें। तो रिवीजन के लिए 1 शॉट किसी दिन आपको देने वाला हूं मैं, तो बिल्कुल तैयार रहिएगा। तो आज की बातें यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।